हेलो चिल्ड्रन, पिछले दिनों आप ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे। इसमें पार्ट 1 में आप जाने ग्रेविटेशन क्या है, इसका वैल्यू क्या होता है, फिर प्रणोद क्या है, दाब क्या है, दाब बल और तल के क्षेत्रफल का रिलेशन क्या होता है। आज इसके पार्ट 2 के अंतर्गत आपको मैं बता रहा हूं मास, द्रव्यमान क्या है। मास किसको कहेंगे? द्रव्यमान। जैसा आप कहते हैं द्रव्यमान यानी द्रव्य का मान ही द्रव्यमान है। जैसे यह चाक है, इसमें जो पदार्थ की मात्रा है कैल्शियम कार्बोनेट की, यदि इसमें 2 ग्राम है तो कहते हैं कि इसका द्रव्यमान 2 ग्राम है। मीन्स किसी भी पदार्थ वस्तु में पदार्थ की मात्रा ही उसका द्रव्यमान है, अथवा द्रव्य का मान ही द्रव्यमान है। तो मास के लिए हम कहेंगे कि द्रव्य का मान ही द्रव्यमान होता है। इसका जो यूनिट होता है, इकाई किलोग्राम। तो द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम। अब इसके बाद आता है वेट। तो वेट क्या है यह जाने, भार जिसको कहते हैं वेट। वेट यह है इस पृथ्वी पर पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण जो वस्तुओं का भार बनता है। यानी किसी वस्तु पर जितना गुरुत्व बल कार्य करता है वही उस वस्तु का भार होता है। जैसे ये चाक है, इस पर पृथ्वी तल पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का जो एक एक्सीलरेशन है 9.8 का है। तो इसके द्रव्यमान ग्रेविटेशन के ही कारण, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पृथ्वी का लग रहा है उसी के कारण इसका द्रव्यमान है। द्रव्यमान नहीं, भार है। इस पर जितना पृथ्वी का गुरुत्व बल लग रहा है वही इस चाक का द्रव्यमान कहलाता है। यानी भार के लिए हम यही कह सकते हैं कि किसी भी पिंड पर पृथ्वी का जितना गुरुत्व बल लगता है वह उसका भार होता है। तो इसको हम F से यदि रिप्रेजेंट करते हैं तो F जो है m इंटू जी के बराबर होता है। या आप इसके पहले सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़े हैं F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो यदि पृथ्वी के ग्रेविटेशन में है तो g रख दिए, और कहीं भी एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हमने अभी रखा था, m इंटू जी किया था। लेकिन मैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से बता रहा हूं, आप पढ़े हैं F इज इक्वल टू m इंटू ए। F यही एक्सीलरेशन है, यानी द्रव्यमान में यदि त्वरण का गुणा किया जाए तो वह वस्तु का भार आ जाता है। तो इस तरह से हम यही कह सकते हैं कि भार जो है किसी भी पिंड का भार उस पर लगने वाले गुरुत्व बल और उसके द्रव्यमान के ही गुणनफल के बराबर होता है। तो इस तरह से F की जो निर्भरता है A पर है या पृथ्वी तल पर G पर है। A का मान बढ़ेगा तो F का मान बढ़ जाएगा, A का मान घटेगा तो F का मान भी घट जाएगा। तो किसी इसका जो यूनिट आता है SI यूनिट, F का किलोग्राम न्यूटन, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, m का है किलोग्राम और a का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको कहा जाता है न्यूटन। तो
SI यूनिट F का है न्यूटन। अभी आप जाने कि A का मान परिवर्तित होने से F का मान बदल जाता है। M का मान भी यदि बदलेगा तो F का मान बदलेगा। लेकिन कोई पिंड है, यदि यह चाक है 2 ग्राम का, इस पर भी पृथ्वी का ग्रेविटेशन लग रहा है, यदि ये 2 ग्राम का है तो भी नियत त्वरण 9.8 है, यानी 0.002 इंटू 9 हो जाएगा। यदि ये डस्टर है, यदि ये 100 ग्राम का है तो 0.1 किलोग्राम इंटू 9.8 तो 0.98 न्यूटन हो जाएगा। तो द्रव्यमान के बढ़ने से भी F का मान बढ़ा और A का मान बढ़ने से भी F का मान बढ़ा, किंतु एक निश्चित द्रव्यमान है और इसको अलग अलग स्थानों पर हम ले जाएं, पृथ्वी तल से काफ़ी ऊंचाई पर लेकर चले जाएं या उससे भी ऊंचाई पर लेकर चले जाएं, गहराई पर लेकर चले जाएं, तो वहाँ G का मान बदलेगा। तो उस तरह से एक निश्चित द्रव्यमान की वस्तु है तो उसका भार अलग अलग हो जाएगा। यदि M निश्चित हो, मास निश्चित हो और A का अथवा G का मान बढ़े और घटे तो F का मान भी बदल जाएगा। यानी कह सकते हैं कि F का मान निश्चित नहीं रहता है, स्थान परिवर्तन के साथ साथ F का मान बदलता रहता है। तो अब इसमें देखा जाए कि क्या है डिफरेंस मास और वेट में। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, देखें इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, मास और वेट में क्या अंतर है। मास किसी पिंड का जो द्रव्यमान है वह क्या है और वेट क्या है, अभी हमने बतलाया कि किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा ही उसका द्रव्यमान कहलाता है, यानी द्रव्य का मान ही द्रव्यमान है। जबकि हम वेट कह सकते हैं कि किसी भी पिंड पर जितना एक्सीलरेशन लगता है या जितना त्वरण लगता है और अथवा जितना गुरुत्व बल लगता है, उसके द्रव्यमान और गुरुत्व बल का जो गुणनफल होता है वह भार कहलाता है या F कहलाता है, बल। दूसरा हम कह सकते हैं द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर निश्चित रहता है, इसका मान बदलता नहीं है, जबकि F का मान स्थान परिवर्तन के साथ साथ बदलता रहता है। और मास का जो इकाई होता है किलोग्राम होता है और भार का जो इकाई होता है, वेट का जो इकाई होता है वह न्यूटन होता है या किलोग्राम भार होता है। 1 किलोग्राम भार जो है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, क्योंकि पृथ्वी का ग्रेविटेशन 9.8 है। G ऑफ द अर्थ, G ऑन अर्थ, यह है 9.8 और m यदि 1 किलोग्राम है तो इस तरह से W यानी वेट हो जाएगा 9.8 इंटू 1 9.8 न्यूटन के। तो 1 किलोग्राम वस्तु यदि पृथ्वी तल पर है तो उसका जो भार हो जाएगा 9.8 न्यूटन के, यानी 1 किलोग्राम भार का वैल्यू 9.8 न्यूटन होता है। अब है चंद्रमा पर भार। पृथ्वी के पर जिस वस्तु का जितना भार है, आखिर चंद्रमा पर क्या भार होगा। चंद्रमा पर जो ग्रेविटेशन है या ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ और चंद्रमा पर ग्रेविटेशन ऑफ मून है।
तो चंद्रमा पर भार कितना होगा यह ज्ञात है कि चंद्रमा पर जो भार है 1/6 हो जाता है, यानी पृथ्वी के ग्रेविटेशन का 1/6 ग्रेविटेशन चंद्रमा पर होता है। तो किसी भी पिंड का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 बन जाता है। तो चंद्रमा पर भार 1/6 गुणे पृथ्वी पर भार होता है। वेट ऑन द मून, वेट ऑन द मून, यह बराबर 1/6 ऑफ अर्थ वेट। तो 1/6 ऑन अर्थ वेट, ऑन अर्थ वेट, पृथ्वी के भार का 1/6, यानी पृथ्वी पर का भार का 1/6 होता है चंद्रमा पर भार। तो वेट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द अर्थ, ऑफ ऑन द अर्थ भी कह सकते हैं वेट। पृथ्वी के भार का 1/6 चंद्रमा पर भार होता है। यदि किसी पिंड का भार यहां पर मान लीजिए 6 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर उसका भार 1/6 कर देंगे तो 1 किलोग्राम हो जाएगा। आपका वेट यदि पृथ्वी तल पर 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर आपका वेट मात्र 10 किलोग्राम रहेगा। लेकिन याद रखें, आपका भार 10 किलोग्राम होगा, आपका द्रव्यमान यहाँ जितना है 60 किलोग्राम, वहाँ भी 60 ही किलोग्राम होगा। भार जो है 9.8 का 1/6 गुणे 60, यानी जो भार है 1/6वां भाग चंद्रमा पर रहेगा। द्रव्यमान में कोई कमी नहीं आएगी। ये नहीं कि आपका भार यदि 60 किलोग्राम है तो वहाँ 6 किलोग्राम, नो, 60 न्यूटन है तो वहाँ पर आपका भार 1/6 60 का, यानी 10 न्यूटन हो जाएगा। किंतु आपका जो द्रव्यमान है वो उतना ही रहेगा। इस तरह से चंद्रमा पर जो भार है पृथ्वी पर वस्तु के भार का 1/6 बनता है। अब जैसे इसमें एक क्वी रखा है, वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। देखिए, वस्तु का जो द्रव्यमान है 10 किलोग्राम, मास ऑफ थिंग m इज इक्वल टू 10 किलोग्राम। तो यहां वैल्यू ऑफ g रखना पड़ेगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से इसका जो वेट हो जाएगा m इंटू जी 10 इंटू 9.8 इज इक्वल टू 98 न्यूटन। तो पृथ्वी पर यदि वस्तु का भार है 10 किलोग्राम, तो पृथ्वी पर यदि उसका द्रव्यमान है 10 किलोग्राम, तो उसका भार 98 न्यूटन होगा। अगला सवाल दिया है, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर नापने पर 10 न्यूटन आता है। पृथ्वी पर उसका भार है 10 न्यूटन, यानी वेट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा। तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा, तो W ऑन मून, W ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ अर्थ वेट, अर्थ वेट या पृथ्वी का 1/6। चलो, तो इस तरह से 10 न्यूटन गुणे 1/6 कर दिया जाए तो यह आएगा
1.667 में कर देता हूं न्यूटन के। 1.66 या 67 या 667 आ जाएगा न्यूटन। चंद्रमा की सतह पर वस्तु का जो पृथ्वी पर 10 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर उसका द्रव्यमान 1.667 न्यूटन बनेगा, यानी पृथ्वी की सतह का 1/6 गुना। इस तरह से यह था द्रव्यमान और भार तथा पिंड का चंद्रमा पर भार। पिछले दिनों आप पढ़े थे प्रणोद और दाब। तो प्रेशर पढ़ाया गया था पिछले दिनों, उससे कुछ न्यूमेरिकल एबिलिटी बच जा रहा है। प्रेशर आप पढ़े थे एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल दाब कहलाता है, यह हमने बताया था। और इसका SI यूनिट भी हमने बतलाया था, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल दिया है जिसमें आपको दाब से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। इसने एक गुटका दिया है जो 20 × 10 × 40 का है, 20/10/40। हम इसको लंबवत रखे हैं 20/10 का। जैसे मान लो यही गुटका है 20/10 × 40 का, यह 20/10 और × 40 इसकी लंबाई है। यदि हम इसे लंबवत रखें 20/10 में, तो इसका क्षेत्रफल 20/10 20 × 10 यानी 200 वर्ग सेंटीमीटर बना। लेकिन यदि समांतर रख दें तो 40/10 400 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। तो जब तल का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब का मान घट जाएगा, और जब तल का क्षेत्रफल कम होगा तो दाब का मान बढ़ जाएगा। तो यदि यह गुटका ऐसे लंबवत रखा जा रहा है, इस तरह से, ऐसे है ये गुटका, यह है 40 सेंटीमीटर, और यह है 10 सेंटीमीटर, और यह है 20 सेंटीमीटर का। तो इस तरह से जब गुटके को हम समांतर रख रहे हैं तो इसका A बनेगा 40 × 10 के, यानी 400 वर्ग सेंटीमीटर के। और यदि इसको लंबवत रखा जाए तो उस दशा में A बनेगा 20 × 10 के, यानी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर के। दो इसका क्षेत्रफल प्राप्त होता है, एक लंबवत और एक समांतर में। तो हम यदि एक बार इस गुटके को 20/10 से रखें और एक बार 40/10 के अनुसार रखें या 40/20 से, तब ये क्या होगा? तो ज्ञात है गुटके का कुछ भार भी होगा। गुटके को मेज पर रखा गया, द्रव्यमान इसका 5 किलोग्राम है, मास m बराबर 40 किलोग्राम, और इसका क्षेत्रफल यदि हम लें तो 20 × 10, तो A 20 × 10
वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको वर्ग मीटर में बदलेंगे तो आपको मालूम है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 वर्ग मीटर में 100 गुणे 100 हो जाएगा, यानी यह आ गया 200 वर्ग सेंटीमीटर को जब MKS में करेंगे तो 200/100 गुणे 100, तो 4 जीरो हो गया, यानी 0.02 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ये 0.02 मीटर स्क्वायर। अब इसके द्वारा दाब P बराबर F/A के द्वारा हम निकालें तो F है 40 और A है 0.02, तो 0.02 मीन्स यह हो जाएगा 20 और 00 और आ जाएगा 20 न्यूटन मीटर टू द पावर -2 आ जाएगा। 2000 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर इसका दाब पड़ने लगेगा। तो अब है, लेकिन यम तो हमने रिकॉर्ड किया, ग्रेविटेशन इस पर कितना लग रहा है ये हमने नहीं बताया, तो ग्रेविटेशन से ही एफ आएगा। एम है 40 किलोग्राम, तो यहाँ जी दिया हुआ है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के, तो एफ निकालने के लिए 40 × 9.8 करना पड़ेगा और ए आपका मालूम है 0.02 के। अब 9.8 है, 40 गुणे 9.8 बटे 0.02 अपान करना पड़ा। इस तरह से आपका जो द्रव्यमान आ जाएगा, गुटके का द्रव्यमान तो दिया ही है, गुटके द्वारा जब पृथ्वी के तल पर आरोपित जो दाब होगा वह है 0.2400 था, तो यह 20 और फिर 00, तो गुणे 9.8 यानी 000 और 2 8 16 दोनों 196, इतना 1,96,000 न्यूटन मीटर स्क्वायर इस गुटके के द्वारा दाब पड़ेगा। अब है, यदि हम इसे 20/10 पर रख रहे हैं तो इसके द्वारा जो 5 किलोग्राम द्रव्यमान का गुटका था, हमने 40 किलोग्राम द्रव्यमान पर लगाया है। इस गुटके का जो मास है वह 5 किलोग्राम है। यदि 5 पर लगाएंगे तो F इज इक्वल टू F/A से निकलेगा। F है 5 गुणे 9.8, 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, हाँ 5 गुणे 9.8 बटे 0.02 से निकालेंगे तो यह बन जाएगा 5/40, 5 9 45 3 49 और बटे 0.02, तो यह हो जाएगा 49/100/2 के 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पच्चे 10, इतना 2450 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर इतना प्राप्त होगा। 2450 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इस तरह से 5 किलोग्राम का गुटका था, 40 किलोग्राम पर सॉल्व किया गया तो आया 1,96,000 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और यह गुटका है 5 किलोग्राम का, तो यह दाब पड़ जाएगा। यदि हम 20/10 के आयतन पर रखते हैं तो इसमें आ जाएगा 2450 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अब इसमें अगला सवाल दिया है प्रेशर का ही, इसी गुटके का दूसरे तल को रख करके दिखलाया था। आज बस इतना ही, नेक्स्ट अगले दिन अगला भाग इसका पार्ट 3 के साथ मैं आऊँगा।